hearing other members with all respect and then observing silence so that others also get an opportunity and all. I hope that we'll continue the same spirit and see to it that the House is run very smoothly. I am happy about the way you are cooperating, but still there are areas which has to be taken care. Question hour 151, Srimati Rupa Ganguri. Honorable Chair, question number 151. Question number 151. Question number 151. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री रूपा गांगुली जी. Thank you, Honorable Chair. Minister's reply is quite. I still have a few supplementary questions. What are the plans of the ministry to impart the Vedic education in schools and also to stop incidents of beating teachers in some states? Ekal Vidyalaya number in the country is 79,000. So how do we promote them? सभापति महोदय, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में 34 साल के बाद लागू किया गया है। उस शिक्षा नीति में भारतीय मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए अनेक चैप्टर्स में चर्चा किया गया है। उसकी तैयारी सारे राज्यों में और सर्वभारतीय स्तर पे नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ये दो फोरम पे चर्चा हो रही है। अगले 1-2 सालों में इसकी एक व्यापक मसौदा तैयार हो जाएगा। उसकी आधारित भारत की 21वीं सदी में भारत की शिक्षा को आधुनिक लेकिन जड़ से जुड़ी हुई व्यवस्था बनाने की कल्पना है। वैदिक शिक्षा भी उसके एक अंश है। अभी भी अनेक यूनिवर्सिटीज़ में, अनेक अच्छे रेपुटेड कॉलेज में इंडिक शिक्षा की व्यवस्था है जिसमें वैदिक की शिक्षा के बारे में चर्चा है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसकी और ध्यान दिया जाएगा। यही सदस्य की दूसरा सप्लीमेंट्री रूपा जी. Thank you. How are teachers trained for developing the relationship of a mentor with the student? And sir, kindly keep this in mind that para teachers' salary is 10,000 per month. Recruitment process is vague and job applicants are in dhanna for more than few years in some states. Last few 1 month hunger strike is happening in and 1.5 lakh permanent teachers posts vacant in state of West Bengal. So how do we plan to train teachers, sir? सभापति महोदय, मैं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में उल्लेख कर रहा हूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बार पहली बार शिक्षकों के बारे में बहुत ध्यान दिया है। जब तक हमारे शिक्षक ठीक से प्रशिक्षित नहीं होंगे, वेल ट्रेन नहीं होंगे, तब हमारी विद्यार्थियों की लाभ भी नहीं मिलेगा विद्यार्थियों को। इसलिए एनसीटी ने एक नया इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रेमवर्क लाया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार दोनों मिलके टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बहुत महत्व दे रहे हैं। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंतर्गत है, इसकी अनफोल्डमेंट हो रही है। बाकी सदस्य ने एक और पूरक प्रश्न पूछी है कि पैरा टीचर्स के बारे में क्या है। मैं आपकी अनुमति से सदन को एक विषय में अवगत कराना चाहूँगा। 20-25 साल पहले जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री होते थे, उसकी पहले ये टीचर वगैरह के विषय मूलतः राज्यों के पास था। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन राज्यों में टीचरों की संख्या कम है विद्यार्थियों की तुलना में, एक गैप फिलिंग की इनिशिएटिव भारत सरकार एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे लागू करके चलाया। उसको अभी लागू करके अभी तक समग्र शिक्षा के नाम पे चल रहा है। अभी देश की टीचर स्टूडेंट्स रेशियो अगर दिखा जाएगा तो पर्याप्त मात्रा में ठीक है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं। ये जो विषय पैरा टीचर की बात उठाएं, हम कोई नहीं चाहेंगे सदन में या देश में कोई नहीं चाहेगा कि भविष्य की पीढ़ी को पढ़ाने वाले विद्यार्थी टीचर अनट्रेंड हो। उनको लंबे समय तक मौका दिया गया है। पैरा टीचर कोई व्यवस्था नहीं है।
कभी जिला पंचायत के माध्यम से उनको 20 साल पहले रखा गया था, लेकिन इन दिनों में राज्य सरकारों ने उनको मौका दिया ट्रेंड होने के लिए, +2 में मिनिमम मार्क रखने के लिए। ये सारे व्यवस्था हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अभी लेटेस्ट 2-2.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक सर्वोच्च मत भी दिया है। इसी आधारित पे लगभग राज्यों ने उस फॉर्मेट में आगे एक आधा राज्य राजनीतिक उद्देश्य या बाध्यता से रोजगार से विषय जुड़ा हुआ है और इसको एक तटस्थ एडवोकेटिज्म पे चला रहे, लेकिन भारत सरकार की स्पष्ट मत है उन लोगों के प्रति और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कहा है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए ट्रेंड टीचर ही होना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय नरेश बंसल जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत वैदिक कालीन शिक्षा के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तो उसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अभी माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया। दोला सेन जी। Thank you, sir. Since the answer to the question mentions the National Education Policy 2020, let me ask the Honorable Minister to explain to this House why is the Union government interfering into the teacher recruitment and management of minority-run, especially Christian institutions. These great institutions have been imparting top-quality education to children of all caste, creed, and education. As I have also done my schooling in Christian minority school. When will this interference stop, sir? दोला जी। Thank you. उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य शायद कुछ गलतफहमी में होगी। शिक्षा एक राज्य की विषय है, राज्य ही चलाते, शायद उन्हीं की सरकार वही है, वो कुछ गड़बड़ी हुई होगी। शिक्षा मंत्री दीदी से शायद पता नहीं होगा, इसलिए हमको ही और बाकी उसमें से प्लीज भारत सरकार कोई क्विज मास्टर डेरिक जी, आपको मौका नहीं, आप प्लीज समझते हैं क्या? नहीं जा रहा रिकॉर्ड पे, प्लीज सिर्फ मंत्री जी ने जवाब नहीं हो रहा है। प्लीज उपाध्यक्ष महोदय, ये हाई टोन पे डोला जी मेरे बहन है, वो पूछिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ये क्विज मास्टर इतना क्यों उछल रहे हैं? प्लीज बैठिए, ठंडा से बैठिए। अरे मैं दे रहा हूँ उत्तर। प्लीज माननीय मनोज कुमार झा जी, प्लीज माननीय मनोज कुमार झा जी, अरे माननीय मनोज कुमार झा, प्लीज दीदी, प्लीज हमारी भारत, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज लेट अस मनोज कुमार झा जी का सवाल है। ठीक है सर, प्लीज माननीय मनोज डेरिक जी, आपको इजाजत नहीं, प्लीज आपको इजाजत नहीं, प्लीज सुष्मिता जी, प्लीज मनोज जी प्लीज no point of order in question hour, Manoj Jha ji. Sir, with your kind permission, sir, We'll see. Derek ji will see personal remarks. That will be I seen. wish to ask Honorable Minister, sir, through you, there has been a talk of Associate Professor of Practice, and PhD apparently is no more inclusion criteria. Has it been done on the basis of some study? If yes, we would like to know the study. If no, why? That's it. Sir, I think my dear friend Mr. Jha has raised a good question, but this is nothing related to present question. We can discuss separately. This is a separate question. Thank you. Question number 152, Dr. Kirodi Lal Meena. Question number 152. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय किरोड़ी मल जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री. Identify on national highways maintained by NHAI across the country and how much block spots have been rectified till now.
What is the target to rectify the black spot during 2022 and 2023? सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं उन स्पॉट को चिन्हित करके उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। एनएचआई के राष्ट्रीय महामार्गों पर ऐसे करीब 4,500 ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई हुए और इस लिस्ट में लगातार एडिशन भी होता है। इसमें इसको तुरंत सुधारने के बारे में आदेश दिए गए, पर बाद में ऐसा ध्यान में आया कि ये जो ब्लैक स्पॉट है इसके बारे में जो हमारे आरओ है एनएचआई के जो रीजनल ऑफिसर हैं और मिनिस्ट्री जो एनएचआई का काम करती स्टेट में उसका भी जो आरओ है, उनको हमने इस प्रकार का अधिकार दिया अभी कि इसके बाद अगर वहाँ 1 से 2-3 बार अगर एक्सीडेंट होते, 2 बार से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं तो ब्लैक स्पॉट करके वो वहाँ तुरंत कार्रवाई करें और उसको इम्प्रूव करें, और इसकी जिम्मेदारी उनको दी है और उनके अधिकार 50 करोड़ तक बढ़ाए गए हैं और उनको किसी भी प्रकार का प्रपोजल अब यहाँ हेड ऑफिस में भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट का प्रमाण कम हो। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो नोटिफाइड एक्सीडेंटल स्पॉट्स थे वो एनएचआई में 4002 थे, एनएचआई डीसीएल में 52 थे, एमओआरटीएच रोड विंग में 1750 थे। टोटल अब इसकी संख्या 5803 हुए हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म मेजर 2008 में हमने एक्शन ली है, लॉन्ग टर्म मेजर में 3329 में एक्शन ली गई है और अभी एक्शन नहीं ली गया ऐसे भी करीब 340 जगह बाकी है। पर इसके बाद में और एक निर्णय किया है और मैं सम्माननीय सांसद महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आपके ध्यान में हमने इनकी अध्यक्षता में एक अपघात निवारण एक्सीडेंट निवारण कमेटी भी अपॉइंट की है, कलेक्टर उसके सदस्य हैं। तो आपको अगर ऐसा ध्यान में आता है कि यहाँ 2 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए तो आप तुरंत इसका रेफरेंस हमारे आरओ को दें और तुरंत हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसके साथ साथ ये डीपीआर बनाने में काफ़ी डीपीआर डिफेक्टिव है और धीरे धीरे अनुभव के साथ मेरा ये मत बना है कि रोड इंजीनियरिंग ही एक बहुत बड़ी समस्या है जो एक्सीडेंट का कारण है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से डीपीआर के बारे में भी और टेक्निकली साइंटिफिकली ऐसे डीपीआर बने कि उसमें एक्सीडेंट ना हो। इसके बारे में भी डीपीआर की जो पॉलिसी है, नीति है, उसको हमने सुधार कर इंटरनेशनल सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस का अंतर्भाव करते हुए एक्सीडेंट के दृष्टि से ये रोड पे एक्सीडेंट ना हो, इस प्रकार के बात ध्यान में रखकर आगे काम किया जाएगा। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री। Sir, according to a World Bank's report, India has 1% of world's vehicles, but it amounts for 10% of all road crash victims. How government will reduce road crash victims in India? उपाध्यक्ष महोदय, ये थोड़ी सी दुखद बात है कि इस विषय के बारे में जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। 2018 में 4,67,044 एक्सीडेंट हुए, 2019 में 4,49,000 एक्सीडेंट हुए और 2020 में 3,66,138 एक्सीडेंट हुए। इसमें ऐसा हुआ है कि 2020 में 18.46% एज कंपेयर विथ 19 ये एक्सीडेंट कम हुए हैं और जो लोग मृत्युमुखी हुए हैं वो 2020 की तुलना में 12.84 ये भी उसमें कम हुए हैं और इसमें कोविड का भी समय था, इसलिए ये कोई समाधान कारक नहीं है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ पर्सन इंजूर्ड ये भी डिक्लाइन 22.84% हुए एज कंपेयर विथ 19। दुर्भाग्य ये है कि 2020 के बाद इसका स्टैटिस्टिक ही हमको मिलता नहीं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में बार बार हम इस बारे में जिक्र करते हैं, पर इसके बारे में जिस प्रकार से गति से जानकारी मिलनी चाहिए वो थोड़ा सा अड़चन होती है, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है। सरकार इसके बारे में बहुत ही सेंसिटिव है। अभी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन परसों वाइस चेयरमैन वर्ल्ड के मुझे 1-2 दिन पहले ही मिले थे और हमने एक 7,500 करोड़ की योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ली है और तमिलनाडु में विशेष रूप से वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उन्होंने कार्यक्रम जो इम्प्लीमेंट किया उससे 50% एक्सीडेंट और डेथ में कमी आई है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि यही कार्यक्रम हम पूरे देश में करेंगे और ये जो 7,000 करोड़ का अभी कार्यक्रम है जो अभी जल्दी उसको कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा, तो हम एनएच के अलावा स्टेट को भी उनके यहाँ जो ब्लैक स्पॉट्स है, एक्सीडेंटल स्पॉट्स है,
उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद करेंगे। मैं सभी सांसदों से आह्वान करूंगा कि ये बहुत ही कठिन दुर्भाग्यपूर्ण सब्जेक्ट है। लड़ाई में जितने लोग मरते नहीं, कोई कोविड में नहीं मरते, उतने हर साल 1.5 लाख लोग मर रहे हैं। और ये हमारे देश, वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, रोड इंजीनियरिंग में सुधार करना पड़ेगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी स्टेप्स लिए। अभी इकोनॉमिक मॉड्यूल को भी 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए। जो सुधार, अभी स्टार रेटिंग के बारे में भी हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड में वो भी हमने निर्णय किया है। और इसके बाद मुझे आपसे अनुरोध करना है कि जनता के सहयोग के बिना, लोगों को प्रशिक्षित किए बिना ये होगा नहीं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सहयोग करिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, NGOs, इन सब के सहयोग से इसमें हमको बहुत काम करने की आवश्यकता है। कोई लड़ाई में जितने लोग नहीं मरते, उतने हर साल हमारे इसमें एक्सीडेंट में जा रहे हैं। और मरने वाले लोगों में 18 से 45 वयोगट के 65% है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें सभी लोगों का सहयोग। धन्यवाद। श्री एल हनुमंतैया जी। Deputy Chairman, sir. Sir, in the list given, the accidents cases, Tamil Nadu and Karnataka, Madhya Pradesh, there are 5 states, 50,000 cases are reported in accidents. That means, sir, 50,000 families have become orphans. That is the main concern that what we have to show. Sir, these accidents on national highways, sir, suppose national highways are supposed to be the best in the country. There we are finding 50,000 accidents in one state. Sir, my question is, the reason for these accidents are small roads and many vehicles. Vehicles have been increased to 10 times, 20 times. And roads are as it is. Please. In connection with national highways, sir. Please. So my point is, why not the government of India think of enlarging the connecting roads to the national highways? Thank you. To that standard. Thank you, So that you can reduce the accidents. Thank you. You can reduce the accidents. माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूं, इसके पहले आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा। आज कुछ सदस्य, वरिष्ठ सदस्य, लगभग कई पक्षों के माननीय चेयरमैन से मिले थे। उन्होंने कहा कि हमारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। 2 वजहें बताई कि प्रश्न पूछने में भी लंबा समय आप लेते हैं और मंत्री लोग जवाब देने में भी लेते हैं। तो मेरा आग्रह दोनों से है कि आप कृपया संक्षिप्त सवाल पूछें और संक्षिप्त उत्तर आए, तो शायद जो लोग कह रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी, प्लीज। Sir, he is absolutely correct. We need to increase the national highway. When I was taken charge as a minister, it was 96,000 kilometers. Presently, it is 1,47,000 kilometers. We have already making the world record, particularly in 4 places. And we are expanding the road network. We are making 22 green express highways, making 26 industrial corridors, connecting to the ports, connecting to the religious tourism point of view, we are connecting the roads, and 100% we are planning to develop the road infrastructure of India equivalent to USA road infrastructure and up to the end of 24. So already the things are moving fast, but still the problem is not because of the only road. The problem is because of road engineering, problem is because of automobile engineering, problem is because of education, and problem is because of to create more awareness in the mind of the people about road safety, and that is the need of the hour. As I say, unfortunate for us, it is the easiest methodology by which you can get the license in India. It is the most available thing in the world that you get the license easily. Anywhere in the foreign countries, you have to go with lot of rules, regulation. After that, you will get the license. So regarding the system in RTO, we are making digitalized system. We are making mandatory compulsory training. We are making driving institutes. Lot of things we are taking, but still, these are the more important thing where we need to work more. And without the cooperation of the people by and large, without the education of the people, I feel that it will be difficult. So with the cooperation of all of you, we need to achieve that goal to at least save the life of the people, and we are on the path for maintaining the road in a good condition. And actually what the emotions you have already expressed, we are all with you and we will try to do it. माननीय अनिल देसाई जी। Chairman, sir. Sir, my question to the Minister
is regarding the compensation to the victims. Two aspects are important in this. One is availability of a motor accidents claims tribunal, which is state-wise, which is usually dealt by the state. And the procedure is so complicated and lengthy that it takes longer time for the victims or the next of the victims, next of the kin to the victims. But there is a provision in the special provisions which has been mentioned, Solatium Fund. And recently, Solatium Fund revision has been made regarding the compensation to be paid to, but it is very limited and very meager upward revision has been made. My request to the minister that will it be looked into, will it be reconsidered, that compensation which is being paid to the next of the kin of the deceased need to be substantial, because depending on the MACT claim is not certain, but whatever amount is given to the family, that will be of great use. Thank you, like Anil. Thank you. Thank you. We have already taken decision. We have increased immediate compensation amount from 12,500 to rupees 50,000 for serious injury. And from rupees, we have increased, if the death is there, we have already increased the amount from 25,000 to 2 lakh rupees. If anywhere if the death is there, you can apply to collector, and within 2 days you will get the compensation. And that will be important help to the family of the, particularly when the accident is going. थैंक यू. माननीय रामनाथ ठाकुर जी. उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं. अभी मंत्री जी ने जवाब में कहा है कि 35 से 45 वर्ष के नौजवानों की एक्सीडेंट में ये एक्सीडेंट हुआ है 60 वर्ष में. उसमें बिहार में कितने लोग एक्सीडेंट किए हैं और उनको कितने लोगों को मुआवजा मिला है? थैंक यू. सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार का मुझे नहीं है, पर सबसे अच्छे और सबसे वर्स्ट को ने वो 3 स्टेट के कुछ जानकारियां है, पर इसको पॉलिटिकली मत ले, अन्यथा मत लीजिए. सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट इसमें मेघालय, जिसने -55.6% कम किया है. चंडीगढ़ -47.86% इन्होंने कम किया है. अरुणाचल प्रदेश उनने 43.45% कम किया है. सबसे वर्स्ट जो है जिन्होंने बढ़ा है एक्सीडेंट्स, उसमें दादरा एंड हवेली, नगर हवेली 47% बढ़ा है. नागालैंड 40% बढ़ा है. तो निश्चित रूप से एक बात भी जरूर है कि ये छोटे स्टेट है, पर ये विशेष रूप से आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र और इन प्रदेशों में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है. वहाँ का भी रिकॉर्ड ठीक नहीं है. ओवरऑल देश का ही रिकॉर्ड ठीक नहीं है. और मैं कभी मेरे मिनिस्ट्री के सभी सक्सेस स्टोरी की बात करता हूँ तो मुझे इस बात का बिल्कुल संकोच नहीं होते स्वीकार करने में कि ये एक सब्जेक्ट है कि इसमें अभी भी जैसी सफलता चाहिए प्रयास करने के बाद भी नहीं मिली है. और ये वर्ल्ड में जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ और जब दुनिया के लोग भाषण में बोलते कि हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तब भारत का नाम लेते तो मुझे बहुत दुख होता है. तो मुझे लगता है कि ये सबके सहयोग से होगा. और एक तरफ अभी हमने ट्रैफिक सिग्नल लगाया, कैमरे लगाए, अब लोग उसकी भी तकरार करते हैं कि भाई फाइन भरना पड़ रहा है, रेट बढ़ा, आपने सहयोग किया, हमने बिल पास किया. थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है लोगों के बिहेवियर में, एटीट्यूड में, पर कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, ऐसी अवस्था थी. वो आप सुधर रही है और आप सबके सहयोग से सुधर कर हम लोगों की जान बचाए, यही मैं आपसे अनुरोध करूँगा. धन्यवाद. क्वेश्चन नंबर 153, श्रीमती छाया वर्मा जी. जी सर. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री. छाया जी. मंत्री जी ने जवाब दिया है, उनके जवाब से मैं इत्तेफाक नहीं रखती और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश हो रही है. माननीय उपसभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, और इनके जवाब में आया है कि EWS का जो 10% आरक्षण है उसको उसमें समाहित किया गया, जबकि संविधान कहता है, संविधान में शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण दिया गया है, तो आप आर्थिक को उसमें कैसे समाहित किए गए? मेरा प्रश्न ये है माननीय सभापति महोदय, अभी जाति जनगणना हो रही है, क्या जाति जनगणना को संख्या के आधार पर आगे आरक्षण दिया जाएगा? धन्यवाद.
जो EWS के बारे में बताया वो 10% हमारी जो 50% है उसके बाहर है और 10% में 10% में SC ST OBC नहीं है, SC ST OBC नहीं है जी प्लीज, वो ST SC OBC नहीं है और पिछड़े वर्गों का जो जनगणना में भित्तिक आप बोल रहे हैं ना वैसा नहीं है व्यवस्था। दूसरा सप्लीमेंट्री छाया जी। जवाब तो सही नहीं मिला पहले का ही, जी जवाब नहीं मिला। दूसरा सप्लीमेंट। बैकलॉग भर्तियों को पीछे छोड़कर सामान्य वर्ग EWS भर्तियों को विभिन्न मंत्रालय प्राथमिकता दे रहा है। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की कितनी भर्ती अब तक हुई आरक्षण EWS आरक्षण के बाद, और EWS में कितने लोगों की भर्ती विभिन्न मंत्रालय में हुई उसकी संख्या मैं जानना चाहती हूँ, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में निराशा और हताशा की भावना ना आए। धन्यवाद। ST OBC का EWS से कोई मतलब नहीं है, वो अलग है। मैं फिर आपको बोलता हूँ EWS अलग से किया है और EWS में जो पिछले 2 सालों में जो नौकरी में DUPT विभाग ने 84 लोगों को उसमें फ़ायदा दिया है और जो एजुकेशन में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2019-20 में 20,240 लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे एकोमोडेट किया है स्टूडेंट को, और 2020-21 में 26,983 लोगों को एकोमोडेट किया है। थैंक यू। डॉक्टर कनिमोझी जी प्लीज, डॉक्टर प्लीज प्लीज, डॉक्टर प्लीज, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही आपकी। डॉक्टर कनिमोझी जी, यू प्लीज पुट योर क्वेश्चन। Reservation is only on the basis of socially and educationally, sir, and not on economically weaker section. How do you take it as an individual and what basis are they calculating? I would like to know that. Thank you. EWS का जो है वो 10% किया गया है। जो जनगणना SC ST OBC का अंदर ST SC का है, OBC का भी जनगणना नहीं है। जो EWS का है जो उसके लिए जो जनगणना है उससे आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन है उसके लिए व्यवस्था है। माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी, माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी प्लीज। उपसभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर लोहिया जी ने कहा था सन सूपा ने बांधी गांठ, 100 में पिछड़े पाँव 60। मानवर आधी आबादी वाले OBC को 60% की परिकल्पना की गई थी। मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, EWS के लिए गरीबी रेखा की 8 लाख सीमा मानी गई है और OBC के लिए 48,000, तो क्या OBC के लिए भी 8 लाख की गरीबी रेखा तय की जाएगी? ये बताएं मंत्री जी, नहीं तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? धन्यवाद। धन्यवाद। OBC के लिए भी 8 लाख है और EWS के लिए भी 8 लाख है। धन्यवाद। माननीय GVL नरसिंह राव। Thank you, sir. It seems the Congress party is opposed to the EWS reservations to the poor. Please, please. And sir, in a reply to question 2542, so it seems the Congress party is opposed to 10% reservation please to the put your question, EWS candidates. Mr. GVL. Sir, my question, sir, my. Please सीट पर बैठ कर ना बोलें। Sir, in a reply to question 2542 in this house on OBC reservations, the ministry stated that that ministry does not have list of OBCs who are given reservation in the state governments. They said it's in the state list of the constitution. Therefore, I would like to seek the honorable minister's clarification or reply as to whether state governments require any permission from the central government or assent of the honorable President of India for giving reservation in state government jobs and educational institutions. Please be brief. Because a Kapur reservation is pending in this regard. Please be brief. Thank you, sir. सर, 5वीं संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 2021 के तहत राज्य सरकार को नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए उसका शक्ति बहाल किया गया है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 154, माननीय जॉन ब्रिटस जी। माननीय जॉन ब्रिटस, you have your question. You have your question. Question number please. 154. माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री मिस्टर जॉन ब्रिटस, प्लीज अपनी क्वेश्चन पर ध्यान रखिए प्लीज।
Please, briefly, I was first supplementary. interested in this Rao's television debate. First. Sir, Gadkari Saab is a very innovative and creative minister, and despite the objections of the Kerala BJP, he has been trying to help us for the construction of the national highway. I thank him for that. Sir, my first supplementary, he has been talking so much about the promotion of electric vehicles. However, lack of a coherent policy and also the higher price of the batteries, lack of infrastructure, the higher price of the vehicles, all these are major hindrances for the promotion of the electric vehicles. What has he got to do to rectify all these deficiencies for the promotion? Thank you. सम्मान्य उपाध्यक्ष महोदय, actually this is a success story. As far as the electric vehicles are concerned, two-wheeler electric vehicles, they increased from 20 to 21. It is 422.90%. The total vehicle now in 21, in 20 it was 28,508. Now it is 1,49,068. The three-wheeler in 20 it was 90,216. In 21, 1,57,682, 74.78% rise. Four-wheeler electric vehicle, it is 20, it was 4,695. In 2021, it is 15,860, and total 237.81% rise. The buses sector, the total 20, there was only 80 buses, and 21, there is 1,177. Total rise is 1,237.50%. Sir, I am sure, and with full confidence I am giving to the House, that up to the end of this year, the cost of petroleum two-wheeler, petroleum car, and petroleum bus, even I'm not sure about the bus only, but about the car, three-wheeler and two-wheeler, the cost will be same. Because already we have a lot of problem regarding the import of crude oil. And this is the time for the country that we need to accept the policy that is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Sir, it's really a success story of Indian automobile industry. Presently we have turnover of 7.50 lakh crore. The all prestigious brand in the world now present in India. And sir, I am confident within 5 years we will make it up to 15 lakh crore. And actually, we will be the highest in the world, and we will be the manufacturing hub, #1 hub in the world. Sir, as far as this lithium-ion battery case, I want to tell you that 81% value of lithium-ion battery is generated in India. The life cycle cost of lithium is the range of $150 per kilowatt hour in India. But when cost will come in the range of $100 per kilowatt hour, then it can be equal to petrol. The day by day, the manufacturing is increased. And at the same time, we are working on alternative chemistry. Particularly, lot of startups are doing good thing. The R&D in alternate battery chemistries such as sodium ion, zinc ion, aluminum ion will further reduce the cost. The CSIR, Central Electrochemical Research Institute, is working on the above technologies. The DRDO is funding research in academia for various alternate chemistries. They have developed transport lithium-ion technology based on lithium ferrous phosphate technology, which will further reduce the cost. Sir, the battery cost is important, and our scientists, our startup doing excellent job. Sir, 250 startup now making two-wheelers, and the cost is less. That they are so innovative. Just I launched one scooter. The range was 70 km for charging. The speed was 40 km. And 40 km per hour, and anyone small person can purchase. The cost is only 70,000 rupees. And all startup are doing in Uttar Pradesh, Kanpur, Lucknow. There are people are starting manufacturing. And so today in my house, the first time in India, we are launching the car from Toyota, which is running on green hydrogen. So 100% I am confident that the day will come that, as per our dream of our Prime Minister, Atmanirbhar Bharat, 100% we will reduce import. Because of this import, we are not only facing economic problem,
but because of import, we are facing crucial environmental problem. The air pollution is a big problem for us. Delhi people are already facing it. Sir, this I am sure about it, sir. Within 2 years, the picture will change and India will get clean fuel, alternative fuel, biofuel, and all type of battery chemistry we are going to change, sir. It will resolve the issue. And the sale is increased. I am giving you the assurance in this house. My prediction is at the end of this year, this sale will be increased by 10 times more. And this is the market is now supporting. Thank you. Second supplementary. Admire the optimism of the minister when he talks about the contribution to the environment, protection of the environment. He should also understand the fact that EVs doesn't mean that we are doing a great service to the environment. See, more than 60% of the electricity comes from the fossil fuel and also the battery. So we need to have a holistic view of the whole issue. And my focus would be on the second supplementary question, which says that each state government is coming out with their own policies. Will the government of India come out with a model policy so that all the state government can emulate for the promotion of the EVs? Thank you. Giving lot of facilities. For the petrol SUV, the GST is 48%. And the electric is only 5%. Sir, in the FEMA scheme also from our industries minister, already there are a lot of subsidies we are giving. In the registration, there is also concession. And sir, people are giving good response. Sir, for the cost of 1 kilometer, for example, the cost of petrol, for example, is 10 rupees. Diesel is 7 to 8 rupees. Electric is 1 rupee. Sir, I am from last 1 year, I have got electric car. I've got the government given me the bulletproof car, but in Nagpur I am using electric SUV. Sir, it's giving excellent response. And I request to all of you, sir, this is very important. The other point which he raised, that power, 60% power is thermal power. Sir, our government and Prime Minister has taken, he's a visionary, has taken a decision in Paris Climate Agreement, reduce carbon emission intensity of GDP between 30 to 35% by 2030. COP26 Glasgow commitment, net zero carbon emissions, carbon neutral country by 2070. And now in the power basket, the 36% of the power is solar. And you are absolutely correct. We need to reduce the power generation from thermal power. We need to concentrate more on solar power, hydropower, then geothermal power, then wind power, alternative power, which will be green power. And now the green hydrogen is the fuel for the future, sir. We can use green hydrogen in Europe. They are using green hydrogen in railway. In even aviation also they are using. Now the first time we are launching the car on green hydrogen. Easily it's a simple process from the sewage water. We can take using electrolyzer by get green hydrogen. We can compress it with a generator which on ethanol, biofuel, and we will get the green hydrogen. And that is to be industry going to create more employment potential and growth in the rural India. Sir, government is exactly committed for the ecology and environment. The government has got the highest priority for commitment for against air pollution, water pollution and sound pollution. And that is the reason that the vision of the Prime Minister, we are very much committed, but this task is very difficult, challenge is very big. But I am confident that in due course of time, sir, 100% I will assure you, that within 2 to 3 years, you will get the good results that which you are expecting. Thank you. Thank you, Mantri ji. Sri Amar Patnaik ji. Thank you, sir. So the answer mentions at paragraph number 3 in subclause C about the action that has been taken for reducing the cost of the batteries. Batteries are the most important component in this electric vehicle ecosystem that we are talking about. But another important thing related to batteries is how quickly can it be charged. And therefore, it requires a lot of research and development activities. Currently, as I see, the emphasis is on importing technology from outside as far as green technology is concerned. What are we doing indigenously for promoting green technology research and development to reduce the time for charging batteries? Thank you. Sir, actually I never understand, there is a lot of risk in the country. Some people are talking about shortage of lithium.
Some people are talking about the shortage of charging station. Sir, in my own department, NHI, already I am making 650 charging stations. Every 40 kilometer roadside amenities there. Now the scooter and car, they are manufactured in a way there is a small charger. You can use car whole day. At the night you just can plug it. You will get the charging tomorrow morning if it will no problem there, sir. In Nagpur, in one of the auditorium, Mr. Praful Patel knows that, Suresh Bhatt Sabhagruha, under 700 car parking was there. Total car parking, the electric charging is available. So the day will come that every office, parliament, everywhere, sir, even you have to make the arrangement for this, and the day will come within a year that everywhere there will be arrangement. And as far as this battery cost, it's an important challenge. Now presently lithium ion is a big challenge. We don't have lithium ion. 81% of the battery we are manufacturing in India. Now in the world lithium is available. Government is trying, our mining ministry is trying to acquire some mines and they are in the process. But budgetary outlay of rupees 18,100, that is for particularly for this PLI scheme. The advanced chemistry cell battery storage has been extended to promote fresh investment in indigenous supply chain for battery manufacturing in the country. The budget is 18,100 crore. Then status a total of 10 bids with the capacity of 130 gigawatt per hour has been received, which is 2.6 times the manufacturing capacity to be awarded, that is 15 GWH. So everywhere I feel that there will be no shortage, and it's a really interesting thing. The Indian scientists, we have the highest trained engineering intelligent manpower, young manpower in India. Our startup, our engineers are very, very competent. And they are now in the research and the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. And I'm really confident the way in which the young talented engineering are doing, sir, excellent job. Sir, even the electrolyzer are manufacturing in Bangalore from our engineers, sir, successfully. So I am fully confident within 2 and 3 years, the total scenario will change. Otherwise, sir, presently the import of crude oil is 8 lakh crore. By the way in which the automobile is now increasing, it will come 25 lakh crore. So this is the time for all of us, for the economic interest, for the country interest, and for the ecology and environment interest, that we have to shift over to alternative fuel, electricity, ethanol, methanol, biodiesel, bio-CNG, and electricity and green hydrogen. Thank you. And we are on the path, sir. Thank you. Honorable KJ Alphonse. Government of India and some of the state governments have done fantastic work to promote electric vehicles. Some state governments do nothing. Take, for example, the Kerala budget presented on the 1st of this month. Sir, there is 0 rupee provided. Please question. No, the question is, would the Honorable Minister, who has a huge rapport with the Chief Minister of Kerala, would he persuade the Chief Minister of Kerala to provide some incentives? Thank you. Sir, as per our constitution, it is a federal character. Yes. So I don't have any right to give direction to the government, but the people are here, representatives are here, and I am always expecting from the all state government, they may belong to any political party, but it is in the social interest, national interest, and ecology and environment interest that you should protect this alternative mechanism and support electricity, ethanol, biofuel. And my dream is, sir, I am working from 15 years. This is the mission of my life, that diversification of agriculture towards energy and power sector. We have presently having capacity of 400 crore liter of ethanol. Now we are giving permission, already issued the advisory, the flex engine, that you can use 100% ethanol or 100% petrol. The Suzuki, Toyota, Hyundai already promised me within 6 months they are going to launch their vehicles. Sir, 100% will resolve this ecology and environment problem, and also the economic problem, which is a big challenge for the country. Otherwise, the import will come after 5 years of 25 lakh crore. Sir, 100% we are on the path. Prime Minister is very cautious about it. We are insisting the change, and 100% I am confident that you will get good results. Thank you. Mani Jairam Ramesh. Minister's reply reveals that in the year 2021, electric vehicles accounted for 1.4% of all vehicle registrations in the country. I would like to ask the Honorable Minister a very specific question. Many countries in the world have announced a phase out of petrol and diesel engines by the year 2035 or by the year 2040.
I'd like to ask the Honorable Minister whether the Government of India has a specific roadmap, say by the year 2035, X%, maybe 50% of all vehicles will be electric vehicles. By the year 2045, we will phase out all petrol and diesel vehicles. Because unless we have a roadmap, we are not going to be giving incentives to the private car manufacturers to phase out petrol and diesel engines. So I would request the Honorable Minister to share with us, if not today, later, what is the roadmap for the next 10 to 15 years for a phase out of petrol and diesel engines? Thank you. As far as the percentage is concerned, already from last many years we have diesel and petrol vehicles. Even now we are increasing vehicle on CNG. We are now, for transport sector, the logistic cost is very high. In the China, the logistic cost is 10%. European country and USA, it is coming up to 12%, and India it coming to 16 to 17%. Now the LNG is the fuel for the future. The one truck you convert into LNG, the cost is 8 lakh rupees, and you will get your money back within 290 days. Sir, we are trying for that, but one thing is, he is absolutely correct, that presently, because of the previous record, we have a lot of diesel and petrol vehicles. And that is the reason, sir, our government has already launched scrapping policy. And 1/4 new vehicle, whatever the pollution they are giving, as compared with the old vehicle, one vehicle is creating that much pollution. So 100% is correct. But my request to him, that you should not make it to be any fixed program for that or anything about 20, 30 or anything. I only ask you a simple question. Presently, if the car cost is 15 lakh rupees, and you will get the car with 15 lakh rupees, and your petrol expenditure is 15,000, and electric expenditure is only 2,000, then no pollution, no sound, then I don't need to market for that. Now it is a natural choice of the people. I am telling you, you go into see the BMW SUV model, 48% GST in place of their own 5%, the cost is reasonable. Go to Mercedes electricity car, SUV, you can see a Volvo. Even all the cars are so excellent, so beautiful. I am always making the research for that, and I feel that it will be a natural choice of the people, because the market, already the economic viability is there, comforts are there, and it is 100%, it will be the choice of the people. So I don't want to commit anything about the years, because then media starts a lot of contradictions and making other things, so it will create more problem. But only I will assure you that within 3 years, total game will be changed, and now day by day, the sale of petrol and diesel vehicle will be reduced, and alternative fuel and electric vehicle sale will be increased, and after 5 years, total scenario will be changed. Thank you. Question number 155, Honorable M. Shanmugam ji. माननीय मंत्री जी, first supplementary. Sir, I want to know from the Honorable Minister, what is the disaster response time when NDRF has got all infrastructure and equipments? Whether any joint training has taken place between national team and the state team to rush to the spot and providing disaster relief and saving maximum lives during major disaster? माननीय मंत्री। और सभापति महोदय, जैसा भी माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय सांसद महोदय जो पूछ रहे थे कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए कितनी इस प्रकार की ट्रेनिंग का या कितनी बैठकें या कितने कॉन्फ्रेंस हुए हैं या कितने समन्वय के काम हुए हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी काम हुए अध्यक्ष महोदय। भारत सरकार सभी प्रभावित राज्य के क्षेत्रों में आपदा के प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए लगातार नियंत्रण कक्ष तो स्थापित किया ही है, और इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मियों के विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण भी किया जाता है। एनडीआरएफ ने विभिन्न राज्यों संघ क्षेत्रों में 6,868 कार्यक्रमों को आयोजित किया है। कार्यक्रम आयोजित करने का मतलब है कि हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उसके साथ जो अनुभव है उसको हम साझा भी कर रहे हैं।
एनडीआरएफ द्वारा एसडीआरएफ के प्रशिक्षण उपकरण एवं पूर्व तैनाती के संबंध में भी सलाहों का हम आदान प्रदान करते रहते हैं। एनडीआरएफ अनेक स्टेक होल्डर सहित एसडीआरएफ के साथ सम्मेलन आयोजित कर आपदा की स्थिति में पारस्परिक सहयोग समन्वय के माध्यम से कार्रवाई की जाने की क्षमता में सुधार लाने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों को भी साझा करते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य स्टेक होल्डरों के साथ मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित करता है। एनडीआरएफ सामुदायिक क्षमता निर्माण एवं प्लीज ब्रीफली आप बताएं। सुबह ही माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था जो माननीय मंत्रियों से और माननीय सदस्यों को प्लीज बी ब्रीफ, ताकि हम अगले क्वेश्चंस ले सकें। प्लीज। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से एवं गृह मंत्रालय राज्यों से सभी स्टेक होल्डरों के साथ मीटिंग, ट्रेनिंग कैंप और उसके साथ विभिन्न प्रकार के आपदाओं के समय समन्वय करके हम आपदाओं से निपटने के लिए काम। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Sir, my second supplementary is for the coordination and better functioning of both teams during disaster. What training is being given, especially for equipment maintenance, rendering first aid, etc.? Whether any joint staff courses for senior and middle level officers, NDRF and SDRF are conducted periodically for this purpose. Thank you. महोदय, एनडीए में लगातार राज्यों से संपर्क कर उनकी क्षमताओं की बढ़ोतरी के प्रयास में लगी रहती है और जो एनडीआरएफ के पास जो उपकरण है और एसडीआरएफ के पास जो उपकरण है तो एनडीआरएफ अपने उपकरणों की सूची को भी उससे साझा करती है ताकि एनडीआरएफ उसको एडॉप्ट करे और अपनी क्षमता को बढ़ाए। और नागपुर में अभी एसडीआरएफ सहित एनडीआरएफ के कर्मियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण देने के लिए नागपुर में एक प्रीमियम संस्थान अर्थात एनडीआरएफ अकादमी की स्थापना भी की है, जिसमें एनडीआरएफ के अतिरिक्त भी विभिन्न आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रमों में एसडीआरएफ के अधिकारियों कर्मियों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। थैंक यू। माननीय रिपुन बोरा जी। सर, in the reply, from the reply it is clear that NDRF Academy is at Nagpur. This is the only institute in the entire country to impart training for the SDRF and NDRF. Now, my question to the Honorable Minister, that in view of the growing disasters by leaps and bounds, will the Minister think of her to institute to establish another training center in other parts of the country? Thank you. अभी जो नागपुर में एनडीआरएफ अकादमी खुला है, हम राज्यों से भी बार बार आग्रह करते हैं कि अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षणों पर जोर दे। अभी तो नागपुर में है, उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। फिर भी अभी केंद्र सरकार ने सभी संबंधित सतर्क एजेंसियों के एकीकरण के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल सीएपीएफ आधारित एकीकृत अलर्ट सिस्टम के अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन शुरू कर दी है महोदय। मैं इसको इसलिए बताना चाहता हूं ताकि जो आपदाओं का प्रकार है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा में और नेतृत्व में किस प्रकार से इसको हम अरेंज कर रहे हैं ताकि आपदा का पूर्वानुमान भी लगाया जा सके और उसके नुकसान में कमी भी ला जा सके और तंत्र को मजबूत भी किया जा सके। जैसे इसके लिए चक्रवात के लिए भारत मौसम विभाग, सुनामी के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, बाढ़ के लिए केंद्रीय जल आयोग, भूस्खलन के लिए मंत्री जी प्लीज ब्रीफली बताएं। ठीक है, आप सूची को पढ़ लेंगे लोग, प्लीज। नहीं, आपका प्रश्न जो है कि आप प्रशिक्षण के लिए राज्यों को क्या कर रहे हैं, उसी के सपोर्ट से हम तो नागपुर में नेशनल एनडीआरएफ की अकादमी बनाई ही है और राज्यों से आग्रह भी करते रहते हैं और वहाँ हम एसडीआरएफ एनडीआरएफ के अधिकारियों को कर्मियों को हम प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके लिए क्या क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं
तो उस व्यवस्था के लिए हम इस प्रकार की सूची में बातों है, को रख रहे हैं। सूची में है, देख लेंगे। थैंक यू। डॉक्टर शांतनु सेन जी। As the reply of Honorable Minister states that central government supplements the state governments whenever there is any national disaster or calamity. Sir, as we all know that Bengal got badly affected by Bulbul in 2019, Amphan in 2020 and Yash and Javed in 2021. Though our state government did its best, my question before my minister is, what are the funds released for West Bengal government for these particular natural calamities? Thank you. Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो आपदाओं में राशि जारी की जाती है वह एक कोई मुआवजा नहीं, एक सहयोग होता है। और बंगाल राज्य की सरकार ने उस समय जो आपदा आई थी उसके लिए जो अपना अनुमान लगाकर भेजा, वह जो नुकसान हुआ था उसके पुनरुत्थान के साथ साथ उसके नवनिर्माण की बातें थी। इसलिए जो प्रश्न जानना चाह रहे हैं कि जितनी बातें वहाँ से आई थी, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ अलग से बंगाल दौरे पर जब गए थे तो घोषणा की थी, जिस राशि का भुगतान हो गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ की राशि जो हम राज्यों के आपदा के समय तत्क्षण वह अपने शिविरों को लगा सके या फिर उस सहयोग कर सके, वहाँ आपदा के समय लोगों का बचाव कर सके, इसके लिए हम एसडीआरएफ की राशि जारी करते हैं, जो पिछले वर्ष और बंगाल का आंकड़ा हम इनको दे देंगे। ठीक, लेकिन इतना हम जरूर कहना चाहेंगे कि जो 13वें वित्त आयोग में यानी 2010 से 15 के बीच में महत्वपूर्ण है महोदय, जो राशि वित्त आयोग के अनुशंसा पर आवंटित की गई थी उसके तुलना में 82% बढ़ाते हुए 14वीं वित्त आयोग में जो राशि पहले 33,580 करोड़ की थी, माननीय मंत्री जी उसको 2000 आप ये फिगर भिजवा एक मिनट हो गया, भिजवा देंगे। 61,264 करोड़ है, जो अब 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा पर 2021 से 26 के बीच में है। वह महोदय 1,28,122 करोड़ है। माननीय मंत्री जी, इसमें 109% हम यह कहना चाह रहे हैं कि उसमें हम 109% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने वित्त आयोग के अनुशंसा पर की है। इसके अलावा इसमें सर समन निधि को अलग रखा गया है, उसके तहत 32,031 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए हैं। जहां तक उन्होंने बंगाल की बात कही है उसका आंकड़ा अलग से दे। प्लीज माननीय संस्करण प्लीज बैठे। मैंने आज क्वेश्चन आवर शुरू होने के पहले ही आप सबसे निवेदन किया था कि आज माननीय सदस्य कई वरिष्ठ माननीय चेयरमैन से मिले थे। प्लीज अध्यक्ष महोदय, आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज सीट पर बैठ करना चला। बंगाल का आंकड़ा मैं दे रहा हूं। प्लीज माननीय मंत्री जी, आपकी बात रिकॉर्ड पे ले जा रही। प्लीज, हम माननीय चेयरमैन का आदेश मैंने पूरे सदन को बताया, अधिक से अधिक क्वेश्चन लेने का। जिस तरह से जवाब आ रहे हैं और जिस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इसमें आप 3-4 से अधिक नहीं बढ़ पा रहे। ये हाउस को तय करना है। माननीय चेयरमैन ने सुबह में कहा, मैंने हाउस से निवेदन किया। मिस्टर पी विल्सन, प्लीज। Honorable Minister, sir, why not additional funds be released to coastally situated states like Tamil Nadu, which is vulnerable to flood and cyclones? And what is the yardstick for release of NDRF and SDRF funds? And why not purchase machineries to retrieve the persons who falls into the borewell? And there are a lot of deaths on that. Thank you, Honorable Chairman, sir. अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न होता है तो उत्तर तो उसका देना पड़ेगा ना। एक उन्होंने जो दूसरा प्रश्न किया उसका उत्तर मैं पहले समय महज 1 मिनट है। समय 1 मिनट है, आपको 1 मिनट में जवाब देना हो दे दें। अब मैं समय नहीं बढ़ा सकता। मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूं कि तमिलनाडु में अभी जो मांग की गई राशि थी और 2021 में एनडीआरएफ द्वारा दी गई है, वह राशि तमिलनाडु सरकार को 352 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है, जो एनडीआरएफ की राशि है।
जहां तक अतिरिक्त राशि की बात करते हैं तो यह वित्त आयोग के शर्तों के आधार पर यह सरकार आवंटित करती है, जिसके तहत 2020-21-22 के लिए 1088 करोड़ रुपया तमिलनाडु को आवंटित भी किया गया और उसका भुगतान भी कर दिया गया। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 156 श्री केसी वेणुगोपाल जी। सर, माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Thank you, Chairman, sir. House stands adjourned till 2 p.m. Thank you.